हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 के सेकंड पार्ट, मात्रक एवं मापन के सेकंड पार्ट के बारे में। तो जैसा कि आपने पार्ट नंबर 1 में देखा होगा, हमने पढ़ा है अभी तक मात्रक के बारे में कि मात्रक किस तरह उत्पन्न हुए हैं, किस किस प्रकार के मात्रक होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देखें और उसके बाद पार्ट 2 पर कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विमाएं या विमीय सूत्र। तो जैसा कि सामने लिखा है, विमीय सूत्र जो है वो है किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों की घात के रूप में दिखाना, उसे अपन कहते हैं विमीय सूत्र या विमा। तो जैसे कि सामने एक लिस्ट बनी है जिसमें बहुत से आपको भौतिक राशियां दिखाई गई हैं, ठीक है, जिनमें से मैं कुछ एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। तो जैसा कि यहां पर एक लिखा है वेग। वेग के लिए अपन मात्रक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। वेग का जो मात्रक है वो आया था अपने पास मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर के लिए अगर कुछ आपको याद हो तो जो एक टेबल बताई थी आपको पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में एक टेबल थी मूल मात्रकों से संबंधित, जिसमें मीटर या लंबाई के लिए जो विमीय सूत्र था वो था L। मीटर एक बार है तो घात कितनी हुई, एक। सेकंड जो है समय है, समय के लिए जो विमीय चिन्ह था वो था T। तो ये हो गया L1 और T1। बेसिकली अपन तीन कंपोनेंट मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों टर्म को दिखाते हैं। तो इसलिए अपने पास m यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर m की घात हो गई 0, l की घात 1 ऑलरेडी ऊपर है तो l की घात 1, t की घात 1 जो कि क्या है नीचे है, हरे में है, ऊपर आएगी तो घात कैसे हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो विमा होगी किसकी, वेग का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, m0 l1 और t माइनस। ऐसे बहुत सी भौतिक राशियां हैं जिनके लिए अपन विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको परिभाषा में बोला गया है उसी प्रकार से अपन ने क्या की, विमाएं ज्ञात की है। कैसे, जैसे यहां बोला गया है किसी भी, ये क्या होगी भौतिक राशि, तो परिभाषा में क्या बोला गया है, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक, ये परिभाषा इसी से बनी हुई है। ये वेग क्या है, कोई भी भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि का मात्रक, इस मात्रक को मूल मात्रक के जो भी विमीय चिन्ह है इनकी घात के रूप में दर्शाना, उसे क्या कहते हैं, उसे ही अपन बोलते हैं विमा या विमीय चिन्ह या विमीय सूत्र। तो ऐसी और भी बहुत सी राशियां हैं, जैसे मान लो बल की बात करें तो बल के लिए अपने फॉर्मूला पता है आपका, F बराबर क्या होता है ma। m क्या है, द्रव्यमान, और a जो है वो है त्वरण। तो इन दोनों के लिए अपन पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। इनके मात्रक क्या होंगे, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम, a जो है आपका त्वरण है, त्वरण का मात्रक अपन पढ़ चुके हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया भौतिक राशि, इसका मात्रक जो कि वीडियो के पार्ट 1 से आप देख लें, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन्हीं की जो विमीय चिन्ह है वही आपके मूल मात्रकों की सारणी से, किलोग्राम के लिए विमीय चिन्ह जो है वो m कितनी बार है, किलोग्राम एक बार है तो m1। मीटर जो है लेंथ है, इसके लिए l1। s सेकंड जो है समय है, घात कितनी है 2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास m1 l1 और t माइनस 2। तो इस प्रकार से बल का ये विमीय चिन्ह हो गया। तो सभी में, तो दोस्तों विमीय चिन्ह जो है उसके लिए केवल इतना ही पार्ट है कि जो भी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि से पहले अपने जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों की मदद से, जैसी परिभाषाएं हैं उनकी मदद से अपन पहले उसका मात्रक ज्ञात करेंगे। मात्रक जो भी है उनको उनसे संबंधित मूल मात्रकों में परिवर्तित कर उनके विमीय चिन्हों के रूप में लिखेंगे। जैसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है बल है, बल का आपका m के पद्धति में मात्रक है, तो उस m के पद्धति के मात्रक को किसमें बदला गया है, उसके मूल मात्रकों के विमीय चिन्ह की घात के रूप में, और इन्हें एक सीधी लाइन के रूप में दर्शा दिया गया है, लिख दिया गया है। इसे ही क्या बोल रहे हैं,
विमीय चिन्ह या विमीय मात्रक। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है अब विमीय चिन्ह, जो आपके विमीय सूत्र है, इनके उपयोग। तो बेसिकली ये दो ही नहीं, बहुत से आपके भौतिक राशियां हैं। तो जैसे जैसे अपन फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर, जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो हर एक चैप्टर में प्रत्येक भौतिक राशि से संबंधित आपको विमीय चिन्ह जो है या मात्रक है आपको बताए जाएंगे। तो वहां से आप कंफर्म भी कर सकते हैं, और बाकी बहुत से आपको जैसे टेबल दी गई है उस टेबल में से आप देख भी सकते हैं, उनको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में या विमा में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और वहां से आप मुझे इसका आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है विमीय चिन्हों के उपयोग या विमीय मात्रक विमाओं के उपयोग। तो जैसा कि सामने लिखा है, पहला उपयोग जो है वो है किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। और जैसा कि सामने एक फॉर्मूला दिखाया गया है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 डिवाइड बाई m2 की घात स्मॉल a, वैसे ही आपका सामने और है L1 डिवाइड बाई L2 की घात b और T1 डिवाइड बाई T2 की घात c। ठीक है, तो इन्हीं जो आपकी चीजें दी गई हैं, आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसके सामने लिखा है जो a है, एक लिखा है, उस एक का मतलब आपका ज्ञात मात्रक पद्धति, जिसमें कि आपका क्वेश्चन दिया गया होगा वो मात्रक पद्धति, जो 2 है वो इसको दिखा रहा है अज्ञात मात्रक पद्धति को। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है सामने, तो क्वेश्चन में जिस प्रकार लिखा है कि यदि किसी मात्रक पद्धति में बल के 1 न्यूटन का मान, या किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन बल कार्य करता है तो उसका मान सीजीएस पद्धति में कितना होगा। तो सेम अपन इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए जो आपको बताया गया है उसी का अपन उपयोग करेंगे। देखिए किस तरीके से। तो जैसा फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहले अपन लिखते हैं जो दिया गया है। तो जैसा कि आपको बताया है, दिया है वो क्या था अपना एक का मतलब है जो भी चीज आपको दी गई है वो आपको दिए गए मात्रक के लिए बताना है अपने को। तो जो n था वो बता रहा था अपने नंबर को, जो भी आपका नंबर या संख्या दी गई होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना जो था वो है अपने पास n2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2 की घात a, L1 डिवाइड बाई L2 की घात b और T1 डिवाइड बाई T2 की घात c। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, जो भी अपने को भौतिक राशि दी गई है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, किस चीज की बात की, यहाँ पर वस्तु पर कार्य कर रहा है बल, और बल के लिए भी जस्ट पहले अपन ने पढ़ा है, बल की जो विमा अपन ने ज्ञात की थी वो थी m1 L1 T-2। तो संगत जो भी अपने m के लिए ये m वाला पार्ट है, इसके ऊपर जो भी a है वो क्या बताएगा, इसकी घात को। भाई m के ऊपर घात कितनी है विमा में 1, तो यहाँ पर इस m की घात कितना आएगा, अपने को लिखना है 1। a का मान यहाँ से कितना हो गया 1। सिमिलरली यहाँ के लिए b का मान कितना हो गया, वो भी 1, और यहाँ से c का मान कितना हो गया अपने पास -2। इन मानों को अपन यहाँ रखेंगे तो देखिए इससे क्या होगा, n2 और n1 अपने पास जो है वो है 1 का मतलब क्या हो गया अपने पास, ये जो 1 है इसका मतलब है ज्ञात जो भी पद्धति उसमें मान कितना दिया गया है। तो अपने को मान कितना दिया गया है 1 न्यूटन, तो वो संख्या अपन ने रख दी है, 1 जो है वो न्यूटन में अपन ने यहाँ रख दिया, ये मान है। ये n2 क्या है, दूसरी मात्रक पद्धति में मान क्या होगा जो अपन ज्ञात करेंगे। सिमिलरली बाकी बची हुई चीजें लिख देते हैं, m1 m2, a जो है कितना है 1 है, L1 डिवाइड बाई L2 जो b है उसका मान कितना है, सिमिलरली 1 है यहाँ पर, और T1 डिवाइड बाई T2 जिसका मान कितना है -2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर m1 m2 जो भी है इनका ध्यान रखना है। 1 का मतलब है ज्ञात पद्धति में इनके मात्रक लिखने हैं, और m2 जो आपका L2 और T2, 2 का मतलब क्या है अज्ञात, तो ये तो हो गया अज्ञात और ये हो गया ज्ञात। तो ज्ञात कौन सी है अपने पास, MKS पद्धति जिसके लिए न्यूटन दिया गया है। अज्ञात पद्धति कौन सी अपने पास, CGS में अपने से पूछा गया है। तो इनसे संबंधित द्रव्यमान, m का मतलब है द्रव्यमान,
एल का मतलब है अपने पास लंबाई और टी का मतलब है समय। इन सभी के मात्रक ने वो दी गई इन पद्धतियों में रखने हैं। तो देखिए किस प्रकार से, द्रव्यमान का मात्रक वन ज्ञात पद्धति मतलब एमकेएस। एमकेएस पद्धति आपको पहले पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में, एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस का मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सीजीएस में इसका मतलब है, सी का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो अपने को यहां पर रखना है ज्ञात पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, मीटर। ऐसे ही 2 का मतलब क्या है, अज्ञात पद्धति कौन सी, सीजीएस। तो सीजीएस में एम का मतलब क्या है, द्रव्यमान का मात्रक। सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ग्राम। सॉरी यहां पर क्या आएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसकी घात 1। ऐसे ही लंबाई के लिए एमकेएस में मीटर, अज्ञात पद्धति दूसरी 2 किसको बोल रहा है, अज्ञात पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर। दोनों ही पद्धति में समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो ये पार्ट बेसिकली हमेशा ही बन रहेगा ये, ठीक है। अब करना क्या है, इस तरह मात्रक पद्धति में मात्रक रखने के पश्चात अपने को करना क्या है, अज्ञात पद्धति में सभी मात्रक बदल दो। सभी जो भी मात्रक दिए गए उसे कौन सी पद्धति में बदल दो, अज्ञात। मतलब अज्ञात यहाँ कौन सी है, आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो सभी को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अपन यहाँ पर बदल देंगे। तो क्या होगा देखिए, जो N2 जो अपने को मान ज्ञात करना है, ये 1 चल ही रहा है। किलोग्राम बदलना किसमें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ये ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, इसकी घात 1। सिमिलरली मीटर जो है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, इसकी भी घात 1। और ये पूरा पार्ट सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट होके भाग होके 1 बन गया, 1 की घात -2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम। तो देखिए ये कितनी बार है, 0 3 बार, तो 10 की घात ये हो गया 3। ये 1 चल रहा था, इसकी घात 1 है। ऐसे ही 10 की घात 2 की घात 1 है, 1 की घात -2। जब इसको सोल्व आउट करेंगे, 10 की घात 3 की घात 1 कितना हो गया, वापस से 10 की घात 3 इंटू में 10 की घात 2, 1 की घात कितना भी कितना होगा, 1। तो दूसरी मात्रक पद्धति जो सीजीएस है उसमें मान कितना हो गया, 3 और 2 आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, 10 की घात 5। तो सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 की घात 5, जो कि आपका इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। तो अपने एक मात्रक पद्धति जो दी गई थी आपको एमकेएस पद्धति में, न्यूटन 1 न्यूटन जो मान दिया गया था उसको किससे बदल दिया है, सीजीएस पद्धति में 10 की घात 5। आपने पढ़ा भी होगा कि 1 न्यूटन जो होता है वो सीजीएस पद्धति, ये न्यूटन जो मान है वो किसका होता है, एमकेएस पद्धति में आपका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो बराबर होता है 1 न्यूटन के। उसी प्रकार से 10 की घात 5 ये होता है सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है उसे बोलते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका पहला उपयोग, विमाओं का पहला उपयोग, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो हमेशा आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और बेसिक यहाँ पर वैल्यू रखनी है। 1 का मतलब है ज्ञात पद्धति में चीजें, n का मतलब नंबर, संख्या। ज्ञात पद्धति में जो संख्या दी गई है वो, ज्ञात पद्धति में m का मतलब मास, द्रव्यमान, ज्ञात पद्धति का द्रव्यमान, ज्ञात पद्धति की लंबाई, ज्ञात पद्धति का समय। ऐसे 2 का मतलब अज्ञात, अज्ञात पद्धति का द्रव्यमान, अज्ञात पद्धति की लंबाई और अज्ञात पद्धति का समय। ए, बी और सी ये कहां से मान ज्ञात होंगे अपने को, जो भी भौतिक राशि दी गई है उसकी विमा, उसकी विमेय चिन्ह m की घात कितना है वो पूरे m के बॉक्स के ऊपर लगा दो, l की घात कितना है वो l के बॉक्स के ऊपर लगा दो, t की घात जितना भी है वो t की घात के ऊपर लगा दो। इसको इस तरह सोल्व कर लो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है दूसरा जो उपयोग है विमाओं के। तो दूसरा उपयोग जैसे आपको सामने दिखाया गया है, सेकंड उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो जैसा कि सामने लिखा गया है, इसका प्रोसेस किस तरह अपन सोल्व करेंगे इसको। जो भी कोई आपको भौतिक राशि दी गई है
उसका जिन जिन भौतिक राशियों से संबंध है पहले उनकी अज्ञात जो भी अचर घात है उनके रूप में अपन लिखेंगे, और उसके बाद दोनों तरफ की जो भौतिक राशि है उनकी विमाएं लिखेंगे। विमाएं लिखने के बाद अचर राशियों के मान वहां से ज्ञात किए जाएंगे, और जिससे उनके मान रखकर दोनों भौतिक राशियों जो भी भौतिक राशियां दी गई है उनमें संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए सामने जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्ताकार मार्ग पर गति करती हुई कोई वस्तु है और जिस पर आपका वर्ताकार अभिकेंद्रीय बल F कार्य कर रहा है, जो कि द्रव्यमान m पर, वेग पर और पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो देखिए किस तरह इसका सॉल्यूशन होगा। तो जैसा आपको बोला गया है, जो प्रोसेस था उसको अपने माइंड में रखना है। प्रोसेस में बोला गया है कि जो भी भौतिक राशियां दी गई हैं, भौतिक राशि दी गई है उसको लिखना है किसके सामने, जिस जिस पर वो निर्भर करती है। तो प्रश्न में बोला गया है द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, जो भी वस्तु का वेग है उस वेग पर निर्भर करती है, पथ की त्रिज्या जो r है उस पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। लेकिन हमें पता नहीं है कि किस प्रकार निर्भर करती है, तो यहाँ पर इसकी घात a लिख दिया है, इसकी घात b और इसकी घात c। मान लिया इनकी a b c घात पर ये निर्भर करती है। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोसेस के अनुसार जो बल है, बल की विमा अपने को निकालनी यहाँ पर रखनी है। तो बल की विमा अपन पढ़ चुके हैं, बल की विमा m1 L1 और t-2 होती है। बल की घात कुछ भी नहीं है तो ऐसा कैसा रख दिया इसको। m जो है वो क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा बता चुके हैं पहले ही। m1 जो बेसिक अपने मूल मात्रकों की विमा है वहां टेबल में भी दिया गया है, इसकी घात हो गया अपने पास a जो लिखा गया था पहले से ही। v जो है वेग, वेग की विमा भी स्टार्टिंग में अपने निकाली थी, वो थी अपने पास L1 और t-1, इसकी घात कितना है यहाँ पर b। और लास्ट है त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, एक तरह की लंबाई, और लंबाई की विमा क्या होती है L1, तो इसकी घात कितना आ गया यहाँ पर c। ठीक है, तो अब केवल घातें सोल्व करनी है अपने को। m1 L1 t-2, घात को घात से गुणा किया, m की घात हो गया a, घात गुणा की तो l की घात हो गया b, t की घात -b और l की घात c। आधार समान है, जहां जहां पर उनकी घातों को अपन जोड़ देंगे। m अकेला है तो m की पावर a हो गया, l 2 बार है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी और t की घात -b। अब दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं, तो दोनों पक्षों की तुलना से दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो जहां पर यहाँ m की घात 1 है, यहाँ m की घात a है, तो इसका मतलब क्या हो गया, m की घात 1 बराबर m की घात a। तो यहाँ पर a का मतलब कितना आ गया, a का मान किसके बराबर हो गया, a के। ऐसे ही अपन तुलना करें, मान लो t की कर देते हैं, तो t की घात -2 बराबर हो गया किसके, -b के। तो यहां से क्या आ गया, b का मान हो गया 2। ठीक है, ऐसे अपन यहां अगर तुलना करें l की, तो l की घात कितना है 1, l की घात 1 बराबर किसके हो गया, l की घात b प्लस c के। b का मान अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया मान b का 2, 2 यहाँ पर रख दिया है। तो c का मान कितना आ गया, यहाँ से c बराबर ये इधर चला गया, तो 1 - 2, c का मान कितना आ गया -1। तो यहाँ से अचर जो भी मान थे, अचर संज्ञा थी, अर्थात अचर थे, उनके मान ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ मेन समीकरण रख देते हैं, तो f बराबर m की घात a का मान कितना है यहाँ पर अपने पास 1, m की घात 1 हो गया। v की घात कितना है अपने पास b का मान है 2, ये 2 हो गया। r की घात कितना है अपने पास, c का मान -1, माइनस नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो m 1 है, 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। r की घात -1 है, नीचे चला गया, तो ये बन गया अपना अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। तो ये हो गया बल, द्रव्यमान, वेग और उनकी पथ की त्रिज्या के मध्य संबंध, जो कि अपने को स्थापित करना था प्रश्न के अनुसार। देखिए किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा उपयोग विमीय समीकरणों का, कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो तीसरा पार्ट, नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट आपका उपयोग है, तो वो पढ़ लेते हैं। तीसरा उपयोग जो है, तीसरा उपयोग है, तो विमीय समीकरणों का जो तीसरा उपयोग है वो है विभिन्न आपके जो भी समीकरण, भौतिक राशियों के समीकरण जो भी हैं, विभिन्न भौतिक समीकरणों के संतुलन की जांच करना। तो जैसा कि सामने लिखा है, इसकी विधि क्या है कि जो भी आपको भौतिक राशि का समीकरण या भौतिक समीकरण दिया गया होगा, उनके दाएं पक्ष और आपके जो बाएं पक्ष, आपका जो लेफ्ट हैंड पक्ष और राइट हैंड पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष है,
दोनों तरफ की विमाएं अपन वहां पर रख देंगे, और अगर दोनों पक्ष की विमाएं हल करने पर अगर समान होंगी तो बोल देंगे कि दिया गया समीकरण संतुलन में है। अगर दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं है तो आंसर क्या होगा, दिया गया समीकरण विमीय संतुलन में नहीं है। तो जैसा कि सामने प्रश्न दिया गया है कि आपको एक समीकरण दिया गया है t इज इक्वल टू 2π√L/g, कि इस समीकरण को बताइए कि ये संतुलन में है या नहीं है। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो आपको दिया गया समीकरण जो है वो क्या है, t इज इक्वल टू 2π√L/g, जहां पे बोला गया है L जो है वो लंबाई है धागे की, और जो g है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये सारे पार्ट आपके वहीं से होंगे जो अपन ने पहले पढ़ लिए मात्रक और विमाओं से। तो पहले वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जब आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा। तो t जो अपने पास प्रश्न में दिया गया है ये है दोलन काल, काल का मतलब होता है समय। तो समय जो है उसकी विमा होती है t1, समय की विमा होती है t1, जो अपन ने पढ़ लिया है मात्रकों की सारणी में समय के लिए विमीय सूत्र जो होता है वो t होता है। इसी प्रकार से 2π जो ये अंक है, अंकों के लिए कोई विमा नहीं होती, अपन बात कर रहे हैं केवल दोनों पक्षों की विमाएं बराबर करने के लिए। तो इस 2π का अपन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। √L/g की बात कर रहे हैं तो रूट यहाँ लगा दिया है। L जो है लंबाई, लंबाई की जो विमा है वो होती है L1, लंबाई के लिए वही सारणी में देखेगा, मूल मात्रकों की सारणी में विमीय चिन्ह आपको दिखा रखे हैं। g जो है त्वरण, त्वरण कोई सा भी हो सभी की विमाएं एक तरह होती है, बल चाहे कोई सा भी हो सभी की विमाएं एक तरह होती है। त्वरण का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए विमीय सूत्र L1 होता है, सेकंड के लिए t और घात कितना है 2। तो त्वरण के लिए जो विमीय समीकरण है वो कितना आया, L1 और t-2। इस त्वरण के विमीय समीकरण को यहाँ रख देते हैं, L1 और t-2। आपका L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर गया तो क्या बन गया, t की घात प्लस 2 का अंडर, तो t स्क्वायर का अंडर क्या आ जाएगा, t की घात 1। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण था t इक्वल टू 2π√L/g वो किसमें है, विमीय संतुलन में है। तो इस प्रकार से आपके विमीय समीकरणों के तीनों उपयोग जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे भी आप वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपके विमीय समीकरण के उपयोग ये सभी कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है दूरियों के मापन। तो पहला पार्ट था मात्रक, मात्रक विमाएं कर लिए, अपन चलते हैं मापन में। तो मापन में दो तरह के पार्ट अपन ने बांट रखे हैं, बड़ी दूरियों के मापन और सूक्ष्म दूरियों के मापन। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं बड़ी दूरियों के मापन। तो बड़ी दूरियां जैसे कि पृथ्वी से ग्रह तक की दूरी, किसी उपग्रह की या सूर्य की दूरी जो है, ऐसी दूरियों को बड़ी दूरी कहेंगे, जिन्हें अपन पैमाने या स्केल को पकड़ थोड़ा नाप सकते हो आप, कि यहाँ से यहाँ स्केल पकड़ ली, किसी को भेज दिया भाई वहां से वहां तक आप पैमाने को पकड़ो, तो ऐसा पॉसिबल, ऐसा पैमाना पॉसिबल नहीं इतनी दूरी तक का। ठीक है, तो उसके लिए ऐसी बड़ी दूरियों को मापने के लिए क्या किया जाता है, लंबन विधि का उपयोग किया जाता है। तो लंबन विधि क्या है, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसमें ए और बी बिंदु है। तो प्रोसेस देखिएगा, लिखा भी है तो सुन लीजिए। तो प्रोसेस में क्या है, पृथ्वी पर दो कोई भी बिंदु लिए जाते हैं, ए और बी, दो बिंदु कहीं से भी, जिस भी ग्रह को नापना है तो बिंदु ए से उस ग्रह को देखा जाता है दूरबीन से, और उसका कोण जो है वर्टिकल से वो कोण मापा जाता है। इसी प्रकार दूसरे बिंदु से, जो बिंदु बी है, वहां से उसी ग्रह को उसी समय पर देखा जाता है। दोनों स्थितियों से दो अलग अलग व्यक्ति देखते हैं। तो ए और बिंदु बी दोनों स्थितियों में एक साथ देखने पर जितना भी कोण होता है वर्टिकल से, वो कोण मापन करके, तो एकांतर कोण दिख रहा होगा सामने, तो इससे दोनों ए और बिंदु बी, जो आपकी दो स्थितियां हैं, उनके बीच का कुल कोण जो है वो ज्ञात कर लिया जाता है। उस कुल कोण को ज्ञात करने के पश्चात उन दोनों बिंदु ए और बी के मध्य की सीधी दूरी जो है उनको ज्ञात कर लिया जाता है। और जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, तो वहां पर अपन बेसिक एक फॉर्मूला उपयोग करते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। एक बेसिक सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जो कि क्लास 8 से 10 तक आपने पढ़ लिया होगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या।
तो यहाँ पर अपने को त्रिज्या जो है वो क्या है, एक तरह से दूरी होगी, क्योंकि अपन ने क्या माना है, जैसा कि लिखा है, जो सूर्य है, जिसका सूर्य ग्रह या उपग्रह उसको अपन क्या मानते हैं, केंद्र पर मानते हैं। और जो अपने दोनों बिंदु ए और बी की दूरी है उसे अपन क्या मानते हैं, चाप मानते हैं। कोण अपन ने ज्ञात कर लिया है, तो कोण ज्ञात हो गया है अपने को, चाप ज्ञात हो गया है। तो क्या यहाँ पर त्रिज्या को यहाँ ले जाकर कोण को यहाँ ले जाएं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, जो त्रिज्या है, जो दूरी है अपने को ज्ञात करनी है, फॉर्मूले में जो लिखा है स्मॉल डी, जो अपने ज्ञात करनी है, कोण अपन ने चाप जो है यहाँ पर जो अपने को दे रखा है फॉर्मूले में, दूरी है अपने पास स्मॉल बी, जो डायग्राम में दिखा रखी है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी, बिंदु कैपिटल ए कैपिटल बी है ना, जो कोण है वो कितना है टोटल, θ1 प्लस θ2। तो इनका मान रख देंगे तो यहाँ से स्मॉल डी का मान निकल के आ जाएगा। तो ये लंबन विधि होती है, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं अपन, लंबी दूरियों का मापन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो पार्ट है वो है सूक्ष्म दूरियों का मापन। तो सूक्ष्म दूरी मापन क्लास 12th का एक पार्ट है, जहां पर अपन प्रकाशिक यंत्र या रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वहां ही पढ़ेंगे। तो उसके लिए बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि जैसे वहां पर लंबन प्रक्रिया थी, वैसे यहाँ पर बहुत से उपकरण होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या प्रकाशिक उपकरण, प्रकाशिक दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी इत्यादि, इनकी मदद से सूक्ष्म दूरियों का मापन किया जाता है, जो कि अपने क्लास 12th का पार्ट है। तो क्लास 12th के लेक्चर में आपको वहां पढ़ा जाएगा। तो नेक्स्ट अपना पार्ट है त्रुटि, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है त्रुटि, तो त्रुटि क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान में अंतर जो होता है उसे बोलते हैं त्रुटि, ठीक है। और त्रुटियां हैं, त्रुटियों के बहुत से प्रकार हैं। त्रुटियां कौन कौन सी हो सकती हैं, तो क्रमबद्ध त्रुटियां, जैसा आपको बताया गया है, सामने लिखा है क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, इनके चिन्ह जो हैं वो एक समान होते हैं, ठीक है। दूसरा यादृच्छिक त्रुटि, इनके चिन्ह एक समान नहीं होते हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार, यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से इनके चिन्ह जो है बदल जाते हैं, अपने प्रकृति के वातावरण के हिसाब से, ताप दाब की वजह से इनके चिन्ह जो है बदल जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो है त्रुटियों की गणना। तो त्रुटियों की गणना किसी भी आपको न्यूमेरिकल में आपके प्रश्न में कौन कौन सी त्रुटि आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए पहला पार्ट जैसे आपको परिभाषा सामने दिखा रखी है, तो पहला है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि वही है जो त्रुटि की परिभाषा है कि किसी भी भौतिक राशि के जो भी प्रैक्टिकल है, प्रेक्षण है, उसमें दिए गए मान मतलब वास्तविक मान या और मापे गए मान में अंतर को जैसे त्रुटि कहते हैं, वही निरपेक्ष त्रुटि है। कई बार प्रश्न में क्या होता है फ्रेंड्स कि अपने को न्यूमेरिकल में बहुत से मान दिए जाते हैं, वास्तविक मान नहीं दिया जाता है, बहुत से प्रेक्षणों के मान दिए जाते हैं, अभी अपन न्यूमेरिकल भी देखेंगे वैसा। तो ऐसी स्थिति में जो अपने को वास्तविक मान नहीं दिया गया हो, तो उस स्थिति में वास्तविक मान जो होता है वो क्या होता है, जितने भी प्रेक्षण आपको दिए गए होंगे उन प्रेक्षणों का माध्य मान जो औसत मान होगा उसे ही वास्तविक मान माना जाएगा। तो वहां वास्तविक मान ज्ञात करके प्रत्येक प्रेक्षण के लिए अपन निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि वहां पर ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि, जैसा कि नाम ही बता रहा है, माध्य या औसत का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ना है जितने प्रेक्षण हो, और जितनी भी प्रेक्षण है उन उतनी संख्याओं से भाग देना है, उतने मान, जैसे मान लो 5 प्रेक्षण तो 5 से डिवाइड करना है, 6 प्रेक्षण है तो 6 से डिवाइड करना है, मतलब उनका माध्य ज्ञात करना है। लेकिन विशेष ध्यान देना है, निरपेक्ष त्रुटि जो आई है उसके केवल परिमाण, वहां चिन्ह जो है वो सदैव धनात्मक लेंगे। परिमाण का मतलब है चिन्ह देखना है, चिन्ह आपको नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है उसको पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह आपको लेना है, ठीक है। फिर उनका औसत मान जो निकालोगे या माध्य मान निकालोगे वो किसको बताएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि को। जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि निकाल लिए, जब इसको इसके वास्तविक मान से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि। तो जैसे परिभाषा बोल रही है, माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात जो होता है वो आपेक्षिक त्रुटि को बताता है। और जब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो वो किसको बताएगा, वहां पर प्रतिशत त्रुटि को, मतलब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में दिखाना, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए इसको अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, ठीक है। जैसा कि सामने प्रश्न दिया गया है, उसमें दिया है कि किसी भी लोलक का दोलन काल जो है वो दिया गया है आपको 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80। ये आपको 5 आपको दोलन काल के मान दिए गए हैं। तो इसके लिए आपसे पूछा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, आपेक्षिक त्रुटि कितनी होगी और प्रतिशत त्रुटि का मान कितना होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, किस तरह अपन इसको सोल्व करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, पहला आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो देखो पहले तो अपन निकालते हैं, अपने को यहाँ पर वास्तविक मान का कहीं जिक्र नहीं है प्रश्न में, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका माध्य मान
या वास्तविक मान जो अपने को नहीं पता है, सबसे पहले वास्तविक मान ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर वास्तविक मान कितना होगा, तो सभी को जोड़ देते हैं। तो 2.63 प्लस 2.56, 2.42 प्लस 2.71 और 2.80, कितनी संख्या है टोटल, 5 फ्रैक्शन है तो 5 से डिवाइड कर दिया है। सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80, तो सभी को जोड़ देते हैं। 10, 2 11 और 1 12, 2 हासिल 1, 11 और 12 और 4 16, 16 और 15 31, 3 5 और 8 13, 13.12, तो 13.12 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 5 टू 10, 5 दूना 10, तो 3 बच गया 31, 5 31, 1 5 दूना 10, तो 2 पॉइंट तक है तो अपन 2 पॉइंट तक सोल्व किया, आगे सोल्व नहीं किया इसको, 2 पॉइंट तक अपन सोल्व किया। 2.62 इसका क्या हो गया, वास्तविक मान या माध्य मान यहाँ पर आपका सोल्व हो गया है। तो देखिए वास्तविक मान आ गया है, तो अब निकालते हैं अपन प्रत्येक की परम त्रुटि। तो देखिए 2.63 के लिए मापा गया मान, तो वास्तविक मान और मापे गए मान में अंतर को क्या बोलते हैं, तो ये हो गया वास्तविक मान। मापा गया मान पहले फ्रैक्शन के लिए हो गया, नेगेटिव में 0.01 ये आ जाएगा जो माइनस करेंगे। ऐसे ही सेकंड फ्रैक्शन के लिए वास्तविक मान, मापा गया मान कितना था 2.56, ये पहला फ्रैक्शन के लिए पहले को घटा दिया, दूसरे फ्रैक्शन के लिए दूसरे मान को घटा दिया है। सेम इसी प्रकार से प्रत्येक फ्रैक्शन के लिए। तो 2.62 में से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0, 2 में से 2 निकल जाएगा तो 0.6 हो गया। 2.62 नेक्स्ट है 2.42, इसको सोल्व करेंगे 0.20, 2.62 नेक्स्ट के लिए 2.71, तो नेगेटिव में हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा 0.09 ये हो जाएगा। 2.62 माइनस 2.80, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस 0.18 हो जाएगा। तो ये सभी हो गया प्रत्येक, अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है प्रत्येक फ्रैक्शन के लिए परम त्रुटि ज्ञात करो, तो प्रत्येक फ्रैक्शन की परम त्रुटि या परम त्रुटि को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि अगर प्रत्येक फ्रैक्शन की पूछी जाती है तो वो चिन्ह के साथ होगी। लेकिन प्रश्न में अपने से क्या पूछा है, पहला पार्ट क्या था अपने पास, निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि तो ज्ञात कर लिए पहले से ही, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है तो क्या करना है, इनको चिन्ह के साथ नहीं लेना है, परिमाण लेना है। तो 0.01 प्लस का लेना है केवल सभी को, प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 एंड 0.12 सॉरी 0.18, ठीक है। तो यहां से डिवाइड बाई 5, जब इनको सोल्व करेंगे तो 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 एंड 0.18, 7 16 ये हो गए 7 और 9 16 और 6 18 सॉरी 24 4 2 ये हो गया 5 0.54, 0.54 डिवाइड बाई 5, तो हो गया 0.11 55 के अप्रोक्स मान लेते हैं, 0.11 जो है ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। पहला पार्ट सोल्व हो गया है। ऐसे ही सेकंड पार्ट आपसे पूछा है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, जो भी माध्य परम त्रुटि अपने पास निरपेक्ष त्रुटि आई है उसको डिवाइड किससे कर दें, माध्य मान या वास्तविक मान जो कि कितना आया था अपने पास 2.62 डिवाइड सोल्व कर लेंगे इसको जो भी आएगा। और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, जो भी आपेक्षिक मान अपने पास आया है अगर इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह का आपको न्यूमेरिकल त्रुटि की गणना भी पूछा जा सकता है। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट आपको दिए होंगे, उनके लिए अपने क्या करना है, जो भी आपको मान दिए हैं फ्रैक्शन उन सबको जोड़ना है, जितनी आपके फ्रैक्शन है उनसे डिवाइड करना है, माध्य मान निकालना है या आपका वास्तविक मान होगा। वास्तविक मान के बाद प्रत्येक मान को वास्तविक मान से घटाकर प्रत्येक की परम त्रुटि ज्ञात कर लेंगे, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे, सभी का औसत लेके क्या करेंगे वहां से माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि में अगर अपन डिवाइड कर दे वास्तविक मान से या माध्य मान से तो क्या आएगा आपेक्षिक त्रुटि। अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास प्रतिशत त्रुटि वहां से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके त्रुटि का पार्ट आपके कंप्लीट हो गया है, त्रुटियां कंप्लीट हो गई हैं।
नेक्स्ट पार्ट बचा आपका त्रुटियों का संयोजन, जो कि इसी पार्ट से संबंधित है। 3 तरह का त्रुटियों का संयोजन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी न्यूमेरिकल पार्ट है। देखिए किस तरीके से। पहला पार्ट जो है आपका जोड़ या घटाव की त्रुटि है। तो इनमें क्या होता है, जो भी आपके परिणाम की त्रुटि होगी, वो जो भी फ्रैक्शन भाई, अगर मान लो जोड़ या घटाव, मान लो कोई फ्रैक्शन p है जो कि a और b को जोड़ने पर प्राप्त होता है। कोई फ्रैक्शन p है जो फ्रैक्शन a और b, तो कोई भी जो फ्रैक्शन है उसका परिमाण दो भौतिक राशियों के जोड़ने पर निर्भर करता है। तो उस फ्रैक्शन p की जो परिणाम है, परिणाम की त्रुटि जो होगी निरपेक्ष त्रुटि, वो दोनों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। कैसे? मान लो आपको बोल दिया कि a जो है उसमें 10 में कितनी त्रुटि होती है, 0.2 की त्रुटि होती है। दूसरा फ्रैक्शन b है, इसमें मान लो 15 था, उसके अंदर 0.3 की त्रुटि होती है। तो कुल आपके p के मान में कितनी त्रुटि होगी? तो सीधा क्या करना है अपने को, इनकी जो निरपेक्ष त्रुटि, ये वास्तविक मान है, ये इसकी त्रुटि है, तो ये आपकी परम त्रुटि जो दी गई है। अगर आपसे पूछता है, प्रश्न में ऐसा दिया गया है, फ्रैक्शन a है, उसकी आपको त्रुटि दे दी है, अगर इस तरह लिखा मिलता है तो ये अपने होती है वास्तविक मान, ये होती है उसकी परम त्रुटि। तो फ्रैक्शन a की परम त्रुटि अपने को पता है, फ्रैक्शन b की परम त्रुटि पता है। प्रश्न में पूछता है अगर कोई फ्रैक्शन p है जो a और b के योग पर निर्भर करता है, या माइनस होगा तो घटाव पर निर्भर करता है, तो परिणाम जो p है उसकी परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी? सीधा दोनों को योग कर देना है, 0.2 प्लस 0.3। ठीक है। ऐसे ही दूसरा अपने पास जो है वो पार्ट अपने पास गुणा या भाग में त्रुटि। तो उसके लिए क्या होगा अपने पास, मान लो सेम इसी प्रकार से कोई फ्रैक्शन p है, इसका जो मान है वो a और b के भाग पर निर्भर करता है। तो भाग के लिए क्या होगा, या तो परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि पर निर्भर करता है, भाग के लिए निर्भर करता है आपेक्षिक त्रुटियों के योग पर। तो क्या बन जाएगा, किसी फ्रैक्शन a और b जो दिए गए हैं, अगर इनके भाग पर कोई अन्य फ्रैक्शन जो परिणाम उसका निर्भर करता है, तो फ्रैक्शन जो परिणामी p है उसकी आपेक्षिक त्रुटि a और b की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर अगर ये परम त्रुटि है, ये इसका वास्तविक मान है, तो a की जो आपेक्षिक त्रुटि है वो किस तरह ज्ञात करेंगे, 0.2। ये क्या हो गया अपने पास, परम त्रुटि, उसकी माध्य परम त्रुटि जो a की फ्रैक्शन है उसको किससे डिवाइड करते हैं, उसके वास्तविक मान से, तो 0.02। ऐसे ही b की जो आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, उसका माध्य मान जो भी है डिवाइड बाय 15, जो भी सोल्व होके आएगा। ये दोनों क्या होगी, a और b की आपेक्षिक त्रुटि। मैं इसको मान लेता हूं एक बार, 0. ये हो जाएगा 0.2, यही हो जाएगा लगभग, ठीक है, 0.02। तो यहाँ पर p की जो आपेक्षिक त्रुटि होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों आपेक्षिक त्रुटि गुणा व भाग में जो त्रुटि होती है वो क्या होती है अपने पास, उन दोनों संख्याओं के आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर। तो इनकी आपेक्षिक त्रुटि 0.02 और 0.02, तो कुल त्रुटि क्या होगी, 0.04 आपकी आपेक्षिक त्रुटि परिणामी p में वहां से आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट जो है त्रुटियों के संयोजन में, तीसरा और अंतिम पार्ट जो है वो है अपने पास घात में त्रुटि। ठीक है। तो अंतिम पार्ट है घात में त्रुटि या घात के संयोजन के कारण त्रुटि। तो मान लो कि फ्रैक्शन p है, वो फ्रैक्शन a की घात स्मॉल a, b की घात स्मॉल b, c की घात स्मॉल d मान लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है इसलिए, इन पर निर्भर करता है। तो फ्रैक्शन p जो है उसकी आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, प्रत्येक फ्रैक्शन की जो आपेक्षिक त्रुटि है, फ्रैक्शन a की आपेक्षिक त्रुटि उसकी घात से गुणा कर देंगे, फ्रैक्शन b की जो आपेक्षिक त्रुटि उसको उसकी घात से गुणा कर देंगे, और फ्रैक्शन c की जो आपेक्षिक त्रुटि है उसको उसकी घात से गुणा कर देंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, वही अगर आपको फ्रैक्शन a जो है उसका मान कुछ दिया गया है, फ्रैक्शन b का कुछ मान दिया गया है, मान लो फ्रैक्शन c का कुछ मान दे दिया मान लो आपको, तो इस तरह इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसकी आपेक्षिक त्रुटि आ गई, इसको इससे डिवाइड करेंगे ये इसकी आपेक्षिक त्रुटि आ गई, इसको इससे डिवाइड करेंगे आपेक्षिक त्रुटि आ गई। तो जो भी तीनों की आपेक्षिक त्रुटि आई है वहां पर इनके मान रख देंगे, और इनकी घात प्रश्न में दी गई होगी 2, 3, 4 जो भी आपको जब उनसे गुणा करना है, तो जो भी गुणा करने पर सोल्व होके आएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, घात के कारण जो p है उसमें परिणामी त्रुटि अपने को ज्ञात हो जाएगी, जो कि कौन सी होगी, p की आपेक्षिक त्रुटि। तो आपसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये आपके त्रुटियों का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 2 का अंतिम पार्ट जो है वो है
सार्थक अंक एवं पूर्णांकित करना। तो पहला लास्ट अपन पार्ट पढ़ लेते हैं। जैसे सामने आपको दिखाया गया है सार्थक अंक जो है किस तरह आपके रूपांतरित हो गए। 3 तरह के आपको पार्ट दिए गए हैं सार्थक अंक जो है। तो पहला पार्ट है जो भी अशून्य अंक, अशून्य अंक मतलब 0 के अलावा 9 10 अंक जानते हैं अपन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये तो शून्य है, अशून्य मतलब शून्य के अलावा जो बच गए। तो प्रत्येक अशून्य अंक क्या होता है, सार्थक अंक होता है। ठीक है। दूसरा पार्ट, अगर 2 अशून्य अंक है, इनके बीच में जितने भी 0 आएंगे वो क्या होंगे, अशून्य अंक। जैसे इनको मान लो कोई संख्या लिख दी मैंने 5 4 3 2, इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा इसमें कितने सार्थक अंक है, सारे ही अशून्य है, 1 2 3 4 सार्थक अंक होंगे। ये संख्या है, इसमें बोला कितने सार्थक होंगे, 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य उनको भी सार्थक अंक मानेंगे। जैसे मान लो ये प्रश्न है अभी, अगर इसमें अगर ऐसा होता 5 4 3 2 के अलावा 0 होता अपने पास, या 0 पहले होता, तो क्या होगा, इनके अंदर अशून्य अंक जो उनको सार्थक अंक मानेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। 1 2 3 4 केवल 4 सार्थक अंक होते, या आपके शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। ठीक है। तो 4 सार्थक अंक होंगे दोनों स्थिति में। जबकि इसमें अगर 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आते हैं तो उन्हें सार्थक अंकों की गिनती में लेना है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 सार्थक अंक हो गए। अगर कोई संख्या 1 से छोटी होती है और दशमलव वाली संख्या होती है, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, दशमलव के बाद में जो आने वाला पहला अशून्य जो शून्य नहीं है, उसके बाईं ओर के जो 0 है उनको अशून्य सॉरी सार्थक अंकों में नहीं लेना है। जो दाईं ओर के आपके शून्य है उनको सार्थक अंकों में लेना है। तो ये तो कोई से भी आपके सार्थक अंक नहीं है। तो 1 2 3 4, क्योंकि ये तो क्या है, अशून्य अंक, और ये शून्य दशमलव के दाईं ओर है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 आपके क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 3 ही तरह के पार्ट आपके सार्थक अंक में पूछे जाते हैं। तो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, अंकों को पूर्णांकित करना। लास्ट चैप्टर का पार्ट है अंकों को पूर्णांकित करना। जैसा सामने दिखा रखा है 3 इसकी विधियां हैं। अगर कोई अपने पास संख्या दे रखी है, मान लीजिए 543.2.534758, इस तरह से आपको पार्ट दिया है। आपको बोला है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 सार्थक अंक, क्योंकि सारे ही अशून्य है। ठीक है। तो आपको प्रश्न में बोला गया है 10 सार्थक अंकों से इसको 5 सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तित कीजिए। ऐसा आपको प्रश्न दे दिया गया जिसमें 5 अंक होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि यहां से 5 हटा दिए और ये 5 बच गए, नहीं। इसको सोल्व करने का तरीका है पूर्णांकित किस तरह करना है। तो जैसा पहले बोला है, 3 ही प्रॉपर्टीज जो अपने ध्यान रखनी है। अगर हटाया गया अंक 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट अंक में 1 जोड़ देंगे। अगर हटाया गया अंक 5 से कम है तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। अगर हटाया गया अंक 5 है तो अगर नेक्स्ट अंक विषम है तब 1 जोड़ेंगे, अगर सम है तो नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए, हटाया गया अंक 8 हटा रहे हैं, अगर 8 को हटाएंगे, ये 8 क्या है, 5 से ज्यादा, तो नेक्स्ट अंक में 5 में 1 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका 6। ठीक है, ये बन गया 6। 6 को हटाएंगे, फिर से कहां तक हटाना अपने को, 5 अंक रखने, यहां तक, इससे पहले पहले हटाना है। तो 6 जो है ये क्या है, 5 से ज्यादा, इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 में 1 जुड़ गया 8, ये हट गया, 8 गया आपका, वापस से 5 से ज्यादा, तो 8 को जब हटाएंगे अपने पास तो अगले वाले में 4 में क्या जोड़ देंगे, वापस 1 अंक जोड़ देंगे 5। अब हटाया गया अंक 5 है, तो तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हटाया गया अंक 5 है तो अगर अगली संख्या विषम है तो 1 जोड़ेंगे। तो देखिए 3 विषम है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 4। अभी भी 5 कितने अंक रह गए, 1 2 3 4 5 और 6, अपने को चाहिए 5 सार्थक अंक तक, 1 अंक को हटाएंगे। 4 क्या है, 5 से कम, तो 5 से कम संख्या को हटाएंगे तो अगले अंक में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा अपना अंतिम आंसर। 10 अंकों की अपने को संख्या दी थी, लेकिन आंसर कितने सार्थक अंकों में पूछा था, 5 अंकों में आपसे पूछा था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर 5 सार्थक अंकों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का मात्रक एवं मापन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो लेक्चर देख लें एक बार, फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। टेलीग्राम चैनल में लिंक जो प्रोवाइड किया है वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।